कैसे हैं आप बच्चों। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहां पे हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की मैग्नेटिज्म कर रहे हैं। और इस पे हम लोगों ने 5-6 वीडियो 6 लेक्चर्स कर लिए हैं, 6 वीडियोस कर लिए हैं। जहां तक हमने डिस्कस किया हुआ है बायोट सावर्ट लॉ और बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर चुके हैं। आगे चलेंगे हम आज बात करेंगे एम्पियर्स लॉ की। और उससे पहले मैं थोड़ा जो नए व्यूअर्स हैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा कि जो आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले की वीडियोस को भी देखें, क्योंकि मैग्नेटिज्म ऐसा टॉपिक है जो हर एक लेक्चर पर बेस्ड आपको नया टॉपिक मिलेगा। मतलब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तभी आपको आगे की टॉपिक समझ में आएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की वीडियोस देखें, और वीडियोस देखने के बाद अगर आपको बात समझ में आए, वीडियोस पसंद आए, तो वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की पूरी वीडियोस आपको मिलेंगी। इस मैग्नेटिज्म का पूरा सिलेबस आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा बिफोर द एग्जाम। तो आप हमारे साथ बनिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर हम आपको हैंड रिटन नोट्स देते हैं। कुछ लेक्चर्स हो जाने के बाद, कुछ वीडियोस हो जाने के बाद एक साथ में 6-7 वीडियोस का जो भी कंटेंट रहता है वो एक साथ देता हूं, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट्स लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो यहाँ से, यानी आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो यहाँ से, और स्टडी आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे और आप अच्छा फील करेंगे थोड़े टाइम के बाद। तो चलिए हम बात करते हैं आगे की बात। और जैसा मैंने बताया कि बायोट सावर्ट लॉ हो चुका है, और अब आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे एम्पियर्स लॉ की। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पहले एम्पियर्स लॉ को समझेंगे, फिर एम्पियर्स लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। और उसको हम लोग कैसे क्या समझेंगे कि भाई बायोट सावर्ट लॉ था तो एम्पियर्स लॉ क्यों, तो इन सब बातों पे थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। फिलहाल पहले एम्पियर्स लॉ की बात करते हैं, और थोड़ी सी बात हम लोग रिलेट करेंगे, मान के चलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। सबसे पहले थोड़ी सी बात बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने ई से डिनोट किया, विद्युत क्षेत्र ई को। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो एक तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से। हमने अगर मान लीजिए ये ले लिया कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ बाद में हम लोगों ने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम गॉस लॉ का यूज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा। इसी तरीके से आते हैं हम अपने मैग्नेटिज्म में। तो एक आपने पढ़ा बायोट सावर्ट लॉ। तो ये भी क्या है, ये भी कुछ आपके इस तरीके से है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाला, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या है, एक तरीका है। किसी करंट सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक आपके पास रूल है, बायोट सावर्ट लॉ। तो इस आपका जो दूसरा लॉ है एम्पियर्स लॉ, ये भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक क्या करता है, लॉ प्रोवाइड कराता है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लॉ प्रोवाइड कराता है। अभी हम इसको सीखेंगे क्या है वो। एकदम कॉन्सेप्ट है आपका कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा गॉस लॉ। हालांकि वो फ्लक्स में डील करता है, यानी वो सरफेस इंटीग्रेशन की बात करता है, ये लाइन इंटीग्रेशन की बात करते हैं। बट अगर देखें कॉन्सेप्ट दोनों को देखें तो वो सेम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो आपने फॉर्मूला यूज किया जो भी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इस टाइप का किया। फिर आपने गॉस लॉ का हेल्प लेके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। वैसे ही अगर आप डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो बायोट सावर्ट लॉ यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से शॉर्ट तरीके से बहुत आसानी से अगर कोई ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाए, तो हम एम्पियर्स लॉ यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, एम्पियर्स लॉ यूज कर लेंगे। चलिए बात करते हैं एम्पियर्स लॉ के बारे में। पहले इसको मैं हटा के, तो आप अपने स्क्रीन पर एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि समय बचाने के लिए मैंने ऐसा काम किया कि आपका समय बचे, उसके बाद आप जल्दी से कर पाएं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन की बात इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि एम्पियर्स लॉ क्या बताता है। तो पहले इंग्लिश में देखिए, फिर बाद नीचे हिंदी में लिखा है, दोनों मीडियम के लिए आसानी होगी। तो देखिए क्या लिखा है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन
अब चूंकि लाइन इंटीग्रेशन लेना है तो किसी पाथ के अलॉन्ग लेना पड़ेगा। अराउंड द क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द नेट करंट पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व। ये तो बात इंग्लिश की हुई। अब बात करते हैं हिंदी की कि किसी बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखिए लाइन इंटीग्रेशन को हिंदी में रेखीय समाकलन कहते हैं, ठीक है, का मान उस लूप के अंदर गुजरने वाले नेट धारा यानी नेट करंट, ठीक है, के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। तो ये आपका एम्पियर का स्टेटमेंट है जिसको हम लोग अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहे हैं एम्पियर साहब कि अगर आपने मान लीजिए कोई करंट ले ली आई और यहां पे आपने क्लोज लूप इसके चारों तरफ तैयार कर लिया, ठीक है, इस करंट के आप समझिए ये करंट जा रही है और इसके चारों तरफ हमने एक छोटा सा लूप बनाया। अब इस लूप पर हम क्या करेंगे, इस लूप पर हम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, क्योंकि अब ये करंट जा रही है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा और स्टेट ने बताया। तो एम्पियर ने कहा कि अगर हम इसके अराउंड कोई लूप बना लें और उस लूप के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर बी का लाइन इंटीग्रेशन ले। लाइन इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, अगर आप मान लीजिए वेक्टर ए का लाइन इंटीग्रेशन लेना है किसी पाथ के अलोंग, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डीएल, उसके साथ क्या करेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो ये लाइन इंटीग्रेशन शो कर रहा है, यानी रेखीय समाकलन, ठीक है। अब अगर ये क्लोज लूप के अलोंग होगा तो यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड का साइन लगाएंगे, तो ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन हो गया। तो इसी तरीके से एम्पियर का कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चारों तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होगा उसका लाइन इंटीग्रेशन करें, दैट मीन्स बी डॉट डीएल करें। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑलवेज क्या होगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्लोज लूप लेना है, ठीक है। तो बी डॉट डीएल की जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो ऑलवेज कितना होगा, म्यू नॉट आपकी क्या है, परमिएबिलिटी है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट पासिंग थ्रू द या पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। तो इस लूप के अंदर से जो नेट करंट पास होगी, याद रखिएगा नेट करंट पास होगी, उसके म्यू नॉट टाइम्स होगा। तो यहां पे हम लोग आई सपोज किए हैं, थोड़ा कैपिटल आई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एम्पियर्स लॉ हो जाएगी, ठीक है। यही आपका एम्पियर्स लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अभी हम लोग इसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की बात करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम। एम्पियर्स लॉ, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए। या इसी का आप देखिए, अगर हम इस डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बी मॉड ऑफ डीएल कॉस थीटा। थीटा जो क्या होगा, बी और डीएल के बीच का एंगल होगा, उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। ये मोर सिंप्लीफाइड हो गया, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, थोड़ा सा स्केलर फॉर्म में आ गया। चलिए इसकी थोड़ी सी प्रूविंग बात करते हैं, थोड़ी सी क्यों, पूरी प्रूविंग की बात करेंगे हम। प्रूफ करते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट लाया जा सकता है। ये जो आपके सामने इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। थोड़ी सी तबीयत सही ना होने की वजह से आवाज़ हो सकती है आपको सही ना आ रहा हो, लेकिन अब चूंकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए इसलिए मैंने कोशिश किया कि कुछ तो आगे बढ़ा जाए। तो प्रूफ के लिए हम लोग सहायता लेंगे, प्रूफ के लिए हेल्प लेंगे। बायो-सावर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन हम लोगों ने किया हुआ था। बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग करते हुए पहुंचे थे और हमने निकाला था किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक इनफाइनाइट वायर लिया था, उसमें करंट फ्लो कराया था और उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, हम उसी का यहाँ पे हेल्प लेंगे और इसे प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे वी विल प्रूव इट बाय taking the magnetic field
produced by infinite straight current carrying wire। ठीक है, ये आप लिख सकते थे डायरेक्ट बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके प्रूव करेंगे, बट ठीक है, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। तो ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर जरूरी होगा कि एक हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले, क्योंकि तभी तो हम लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हमने क्या किया, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर लिया, जिसमें सपोज कर लिया कि करंट आई फ्लो हो रही है उसके, ठीक है, और उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा है और बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में ये किया हुआ है, तो हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता होगा। तो आर दूरी पर जितने भी, जैसे ये वायर है तो आर दूरी आप इधर देख रहे हैं, आर दूरी इधर भी होगा, आर दूरी कहीं यहाँ पे भी होगा और आर दूरी यहाँ पर, मतलब आर दूरी पे जो ये लूप बना सके, एक सर्कल बना सके, वो सारे पॉइंट्स आपने ले लिए इस तरीके से। चूंकि हमारे पास अब इस तरीके का प्लेन नहीं होता तो हमने इस तरीके से बनाया हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, आर दूरी पर है और ये इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल से, ये जो इस प्लेन में है, हमारे हाथ के प्लेन में। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है पी पॉइंट पर, तो हम ये कह सकते हैं कि आर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। तो पहले लिखते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ वी नो दैट, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड एट P क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। इसे इक्वेशन 1 दे दिया जाए। ठीक है, मॉड ले लेते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, जैसा कि हमें ज़रूरत है यहाँ पर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे किस पर, इस लूप पर। ठीक है, तो नाउ टेकिंग या कैलकुलेटिंग क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी, क्या मिलेगा भाई, इंटीग्रेशन बी वेक्टर बी डॉट डीएल ऑन मैग्नेटिक ऑफ बी ऑन लूप। ठीक है, पूरा करना पड़ेगा। तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डीएल कॉस थीटा। तो व्हाट अबाउट द कॉस थीटा, चलिए बात करते हैं थीटा क्या होगा। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये तो पता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन आप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। अगर सपोज करिए करंट ऊपर जा रही है तो आपको इस तरीके से रखना होगा, हाथ को पीछे से पुश करना होगा। तो इस पॉइंट पर आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर भूल रहे हैं तो राइट हैंड पाम रूल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थंब को करंट के डायरेक्शन में, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, फिंगर्स को उधर रखते हैं जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पर रख लिया, इस तरीके से रखा। अब इसको हम अगर क्या करें, पीछे से पाम को पुश करें तो इसका अंदर की तरफ डायरेक्शन होगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे इस तरफ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे निकालने के लिए हमें कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट ऊपर जा रही है और हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इसे आप ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या हो रही है, रेडियल डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस लूप पर रेडियल डायरेक्शन में, बी यहाँ पर इस तरफ इधर होगा, यहाँ पे यहाँ इस तरफ होगा और यहाँ पे इस तरफ होगा। और डीएल भी आप कुछ इसी तरीके से ले लीजिए, क्योंकि डीएल आप क्या लेंगे, इसी पर लेंगे ना। तो डीएल अभी आप एक छोटा सा ले लीजिए इधर की तरफ। ठीक है, तो डीएल, तो बी और डीएल के बीच में यहाँ पर जो एंगल होगा वो 0 माना जाएगा। ठीक है, तो बी और डीएल के बीच में अगर एंगल 0 ले ले
तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अगर cos 0 कर ले तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमारे पास जो वैल्यू आएगी b डॉट डी एल की वो आ जाएगी क्लोज लाइन इंटीग्रेशन b मॉड ऑफ b और डी एल मॉड में, क्योंकि cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए b की बात करते हैं। b अगर आप हर जगह आप देखेंगे तो जो वैल्यू है b की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। तो यहाँ तो फिलहाल अभी वैल्यू की बात कर रहे हैं, मॉडुलस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि ये तो बात साधारण सी हो गई, थोड़ा स्टैंडर्ड बात करें कि सर्कुलर सिमेट्री के कारण, यानी आप इस सर्कल पे कहीं भी मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री। b क्या होगा, मॉड ऑफ b कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट मतलब जो आपने लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही होगा। रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या देगा ये b आपका बाहर आएगा, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ब्रैकेट में आपको इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन dl मिलेगा। dl क्या है, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन लूप, इस लूप पर स्मॉल एलिमेंट है, ठीक है। तो इस dl का अगर हम कंप्लीट वैल्यू निकालें, मतलब अगर हमने छोटी सी वैल्यू dl लिया है और इस पूरा इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इस सर्कल का क्या देगा, सरकमफरेंस देगा, यानी आपका परिधि देगा 2 पाई आर। तो ये भी क्या देगा, यहाँ पे 2 पाई आर देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का 2 पाई आर, यहाँ का 2 पाई आर को कैंसिल कर देगा। हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी, b डॉट डी एल की वैल्यू लेके चले हैं, b डॉट डी एल की वो आ जाएगी म्यू नॉट आई। यही क्या है, एम्पियर्स का लॉ है, इसे ही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से एम्पियर्स लॉ हम प्रूव कर लेंगे, ये हमारे एग्जाम में आएगा। चलिए थोड़े से इसके एक दो आपको थोड़ा एग्जाम्पल देखें कि ये आई कितना, मतलब आई कैसे लेंगे, उसको थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। जैसे आपके पास मान लीजिए ये कोई आपके पास ये लूप दिया है और ये करंट गई और ये वही करंट फिर वापस आ गई, आई करंट यहाँ से गई और आई करंट वापस आई, फिर मैंने इसको क्या किया, वापस गुजारा, ठीक है, फिर एक बार और ले लिया। तब आप b डॉट डी एल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो b डॉट डी एल की आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन क्लोज लाइन इंटीग्रेशन b डॉट डी एल म्यू नॉट आई, यहाँ पर नेट करंट है, याद रखिएगा नेट करंट। तो इस लूप से नेट करंट कितना पास हो रहा है, तो देखिए ये करंट ऊपर जा रही है, उसके अगेंस्ट में ये नीचे आ रही है, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो देखिए दो ये आपका ऊपर की तरफ है, ये आपकी देख लीजिए, और एक ये है, और बाकी ये दोनों क्या है, नीचे की तरफ टूवर्ड्स है। और करंट आपकी सेम ही है, आई जा रही है, फिर ये वापस आ रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ। तो म्यू नॉट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आई करंट गई, फिर अगर जो नीचे की तरफ आ रही है उसे माइनस कर लीजिए, एक डायरेक्शन में जाने वाली करंट को पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाने वाली को निगेटिव ले लीजिए। यानी जैसे अगर आप ऊपर अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिए तो नीचे जाने वाली करंट को माइनस ले लीजिए। तो ये आई आया, फिर आपने क्या किया है, माइनस आई, फिर यही करंट ऊपर जा रही है आई, और फिर यही नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल करंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर b डॉट डी एल यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप, ये क्या होगा, आपको 0 मिलेगा। यानी आपको जब भी अगर इसको कहीं अप्लाई करना होगा, आई को आप नेट करंट लेंगे, आई को आप क्या लेंगे, नेट करंट लेंगे। इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप नेट लिख लीजिए, यानी क्लोज्ड लूप से हमेशा नेट करंट पास हो, उसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एम्पियर्स लॉ में। चलिए इसी तरीके से आप मान लीजिए ये मैंने कोई यहां पर करंट किसी भी सोर्स से आ रही है, आई करंट सपोज कर लीजिए। तो आई करंट ये गई, आएगी। अब आई करंट है और आपको क्या दे कि इस क्लोज लूप पर आप क्या करिए, यहां पे ये क्लोज लूप, ध्यान से देखिएगा ये आपका क्लोज लूप है। तो इस क्लोज लूप के अराउंड आप क्या करिए, बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालिए।
तो बी डॉट यानी लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालिए। तो क्या निकालेंगे, देखिए आई करंट यहाँ नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ भी नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, तो तीनों करंट नीचे की तरफ जा रही है, इस वजह से म्यू नॉट इंटू 3 इंटू आई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये लूप कुछ इस तरीके से बनाता तब आप देखिए कि 3 करंट यहाँ पे 4 करंट आपकी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है और 4 करंट यानी 4 आई, दैट मीन्स आई प्लस आई, आप देखिए इधर के ये आपके करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप इनको कैलकुलेट करते तो नेट करंट 0 मिलता, तो यहाँ पे बी डॉट डी एल की इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन 0 मिलती। तो इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमें आई को हमेशा नेट करंट लेना है, न कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू, नेट करंट लेनी है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रेशन। एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ का हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रेशन फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है उसका वेक्टर फॉर्म। तो ये बहुत बार पूछा जाता है और अच्छे एग्जाम्स में भी इसके एक्सप्रेशंस खाली रहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए करते हैं, इसको मैं हटाऊंगा। तो लिखिए सिंस एम्पियर्स लॉ may be given as तो एम्पियर्स लॉ क्या है भाई, लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसे इक्वेशन 1 कर लीजिए। ये हमें पता है कि ये एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट है। अब यहाँ एक चीज और, करंट आई को हमने पहले भी बताया, अगर ध्यान होगा आपको, तो आई को हम लोग जे डॉट एन कैप डी एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जे कैप एन कैप डी एस। जे क्या है आपका करंट डेंसिटी वेक्टर है, एन कैप क्या है एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, और डी एस आपकी एरिया है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी एरिया से क्या हो रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो करंट को अगर हम क्या कर दें, उस एरिया से डिवाइड कर दें तो करंट डेंसिटी मिलती है। तो आपने जे इज इक्वल टू क्या पढ़ा, आई अपॉन ए, इंटर लेवल में आपने पढ़ा। अब इसको आप स्टैंडर्डाइज करेंगे अपने यहाँ के स्टैंडर्ड के लिए, तो किसी स्मॉल रीजन से अगर आपको क्या करना है, करंट निकालना है, तो आप सपोज कर लीजिए यहाँ से जो करंट डेंसिटी फ्लो हो रही है वो जे हो रही है और यहाँ की एरिया वेक्टर क्या है, एन कैप डी एक्स है, ठीक है। तो इस स्मॉल रीजन से करंट कितना पास होगा, डी आई, वो पास होगा जे यानी करंट डेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आपकी क्या है, एन कैप डी एस। और अगर आपको टोटल करंट निकालनी होगी तो आपको इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई ही आएगा, मतलब टोटल करंट आएगा, और इधर आपको मिलेगा जे कैप एन कैप डी एस। तो ये आपकी करंट की एक एक्सप्रेशन है इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहां पे रख सकते हैं, लिखिएगा सिंस, या वी नो दैट आई इज इक्वल टू जे डॉट एन कैप डी एस। यहाँ पे एन आप क्या रखिएगा, कैप फॉर्म में रखिएगा, और एस यहाँ रखिएगा ताकि पता लगे सरफेस इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। वेयर जे इज करंट डेंसिटी वेक्टर। तो इस इक्वेशन आई की जो ये वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देना चाहिए। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमारे पास मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, और राइट हैंड में आपका म्यू नॉट था पहले से, अब नया इंटीग्रेशन आ जाएगा जे डॉट एन कैप डी एस। तो आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, ये दोनों तरफ आपके क्या है, एक तरफ लाइन इंटीग्रेशन है, दूसरे तरफ क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन। तो इसको बोलते हैं आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखिएगा और याद रखिएगा कि ये क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ।
चलिए आगे चलते हैं, उसके वेक्टर फॉर्म को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी के आगे चलना है, अब हमें इसे डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो अगर आप देखें इस तरफ आपका ये लाइन इंटीग्रेशन है और ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन है, तो हम करें क्या कि हम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, बात कुछ बनेगी। कैसे? उसको कन्वर्ट करने के हमारे पास है स्टोक्स थ्योरम। तो लिखिए यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। इसको हम लोग जब वेक्टर पार्ट करेंगे तो फिर से बहुत अच्छे से करेंगे। स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं कि अगर आपको किसी वेक्टर का ए डॉट डी एल का क्या करना है, आपने जैसे क्या किया, ये लूप ले लिया जिस पर आपने वेक्टर ए डॉट ए का क्या कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रेशन निकाला। तो ये एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ये क्या है, एग्जैक्टली इक्वल होगा अगर आप क्या करें, यहाँ पर इस वेक्टर का ध्यान से देखिए, वेक्टर ए का पहले आप क्या कर लीजिए, कर्ल निकाल लीजिए। उसके बाद इसका इस क्वांटिटी का, किसका, वेक्टर ए का जो आपने कर्ल निकाला है, कर्ल ऑफ ए का क्या कर लीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, तो यानी लाइन इंटीग्रेशन को आप सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो स्टोक्स थ्योरम को यूज करके। तो यहां पे देखिए बी डॉट डी एल का क्या होगा, हेंस सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल क्रॉस ऑफ बी यानी कर्ल ऑफ बी एन कैप डी एस। लेकिन अब ये इंटीग्रेशन किस में हो गया, सरफेस का में। इसे इक्वेशन दे दिया जाए, मान लीजिए इक्वेशन ए दे दिया मैंने, लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो चलिए रखते हैं। अब हम लोग लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे और जो उधर सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू है उसको भी इधर ही कर लेंगे लगे हाथ। तो ये क्या देगा, डेल क्रॉस ऑफ बी इंटू एन कैप डी एस माइनस म्यू नॉट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ जे एन कैप डी एस लाइन, सॉरी आई एम सॉरी, ये सरफेस इंटीग्रेशन होगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए कारण यही था कि दोनों को सरफेस में कर लेंगे तो हम डीलिंग मतलब उनमें आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस है कर सकते हैं। तो दोनों के क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है और सेम सरफेस पर लिया भी गया है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉमन ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो साइन है इसको मैंने कॉमन लिया, तो डेल क्रॉस ऑफ बी अंदर क्या बचेगा, म्यू नॉट जे और ये एन कैप डी एस यहां पहुंच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए किसी इंटीग्रेशन की, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि उसके इंटीग्रेंड यानी जो समाकलन करने के लिए आपने यहाँ पे क्वांटिटी ली है उसकी वैल्यू 0 आए। तो ये लाइन क्या इंप्लाई करती है कि डेल क्रॉस ऑफ बी माइनस म्यू नॉट जे इज इक्वल टू 0, या डेल क्रॉस ऑफ बी, म्यू नॉट जे को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ओके, इसको भी आप बहुत सिंसियरली रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में। मैं उसमें अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस कराऊंगा जो आपको बहुत काम देगा, आपके साथ मतलब एग्जाम में काम देगा, साथ ही साथ आपके जैम के एग्जाम में भी जो इस तरीके के क्वेश्चन आए रहेंगे उसको भी मैं कंसीडर करूंगा। और फिर आपको आगे के जो गेट के पेपर्स होते हैं उनको भी, उसमें भी आए हुए क्वेश्चंस को मैं करा के ही आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको एम्पियर्स लॉ के अगर क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो आप आसानी से कर सकें। साथ ही साथ अगर आपके पास अपने भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे अपने दिए गए लिंक्स पे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो बच्चों आपका भी ये काम बनता है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आपके रिक्वेस्ट पे और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं,
ये आपके मदद से ही ये चैनल ग्रो करेगा और हमारे मनोबल में थोड़ी सी क्या होगी, एक विश्वास जगेगी कि हम आगे काम कर सकते हैं। तो आप मेरा सहयोग करिए, मैं आपको पूरी तरीके से तैयार कर सकता हूँ एग्ज़ाम के लिए। आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मैं दे सकता हूँ फिजिक्स के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, मैं आपका हेल्प करता हूँ। इससे ये क्या होगा, आपका और हमारा अच्छा रिश्ता बनेगा, फिर आगे हम काम करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।